नमस्कार दोस्तों। आज का देखिए जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, इस टॉपिक के लिए मुझे कई लोगों ने ट्विटर पर मैसेज किया था, टैग किया था कि इसके ऊपर जो चर्चा चल रही है आजकल कि क्या हमारी देश की जीडीपी 2025 तक 5 ट्रिलियन की बात तो छोड़िए 15 ट्रिलियन डॉलर की हो सकती है। और ये ऐसा माना जा रहा है कि आजकल एक चर्चा चल रही है नए इकोनॉमिक मॉडल की, जिसका नाम है ह्यूमन रिसोर्स इकोनॉमिक मॉडल। ठीक है, तो ये ह्यूमन रिसोर्स इकोनॉमिक मॉडल है क्या और ये आया कहां से, इसके बारे में मैं आपके डाउट्स क्लियर करने वाला हूं। और वीडियो के एंड में मैं अपनी राय भी दूंगा इसके ऊपर कि क्या ये एक्चुअल में पॉसिबल है कि नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिल जाएगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। ध्यान रखिएगा, इसमें 32,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, यही वाला चैनल ज्वाइन करिएगा। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ लाया है आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अभी तक अगर आप पूरे विश्व में देखेंगे तो दो तरह के इकोनॉमिक मॉडल की यूजुअली चर्चा होती है। क्या है वो? एक तरफ है आपका सोशलिज्म, दूसरी तरफ आपको कैपिटलिज्म मिलेगा। हम सबको आई थिंक कि इसके बारे में थोड़ा बहुत पता होगा। सोशलिज्म का बेसिक मतलब होता है कि जो प्रॉपर्टी है उस देश के अंदर उसका कलेक्टिव ओनरशिप होता है। तो बेसिकली यहां पर जो सरकार है सब कुछ सरकार के अंडर होता है, सब कुछ सरकार कंट्रोल करती है, हर एक चीज गवर्नमेंट सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। आपके पास पूरी तरीके से फ्रीडम नहीं होती है, आप क्या करोगे, क्या करना चाहते हो, इनकम क्या होगी, हर एक तरफ से यहां पर सोशलिज्म में सरकार कंट्रोल करती है। लेकिन दूसरी तरफ कैपिटलिज्म, आपको ज्यादा फ्रीडम है, जो ओनरशिप है प्रॉपर्टी की वो प्राइवेट के हाथों में होती है, आप जिस तरह से वर्क करना चाहो वैसे कर सकते हो। तो यहां पर कैपिटलिज्म को एडवोकेट करने वाले आपको पता है एडम स्मिथ हो गए। दूसरी तरफ यहां पर जो सोशलिज्म है, यहां पर हम मार्क्सिज्म की बात करते हैं, म्यूचुअलिज्म की बात करते हैं, कम्युनिज्म की बात करते हैं। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे पूरे विश्व में, ध्यान रखिएगा, कोई भी आपको एक ऐसी इकोनॉमी नहीं मिलेगी जो आपको 100% कहे कि आप वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, या दूसरी तरफ आप कह सकते हैं 100% कोई भी सोशलिस्ट इकोनॉमी है। ऑल्दो यहां पर आप देख सकते हैं क्लियरली जो सोशलिज्म है वो ऑलमोस्ट जा चुका है पूरे विश्व से। ज्यादातर जो झुकाव है पूरे इकोनॉमिक वर्ल्ड का वो कैपिटलिज्म की तरफ ज्यादा है। इवन जो चाइना है, जो अपने आप को सोशलिस्ट स्टेट कहता है, लेकिन उसके जो 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 हरकतें होती हैं वो तो सोशलिज्म की तरह होती हैं, सरकार की जो 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 एक्शंस हैं। लेकिन जो एक्चुअल में जो उसकी इकोनॉमी है अगर आप देखेंगे वो पूरी तरीके से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बन चुकी है, राइट। तो यहां पर आपको बहुत ही कम एग्जांपल, जैसे कि आप एक नॉर्थ कोरिया की बात करिए या फिर आपका क्यूबा की बात करिए, आपको थोड़ा बहुत सोशलिज्म और उस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, राइट। अगर मैं भारत के पर्सपेक्टिव से बात करूं, क्योंकि यहां पर हम 15 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो भारत के पर्सपेक्टिव से अगर आप ध्यान दीजिएगा तो हम इसको कह सकते हैं आजादी के बाद यहां पर जो हमारा फोकस था वो ज्यादा सोशलिज्म की तरफ ज्यादा टिल्ट था। अगर मैं कहता हूं इस एंड पे ये सोशलिज्म है, दूसरे एंड पे ये आपका कैपिटलिज्म है, और बीच में है आपका मिक्स्ड इकोनॉमी, मतलब दोनों का मिश्रण। तो यहां 1947 के बाद 1991 तक हमारा जो झुकाव है वो इधर कहीं था, सोशलिज्म की तरफ था। मैंने फिर कहूंगा कि 100% कोई भी सोसाइटी सोशलिस्ट नहीं होती है, 100% कोई भी कैपिटलिस्ट नहीं होती है। लेकिन 1991 के बाद से हमें पता है जिस तरह के हमने रिफॉर्म्स अपनाए हैं, काफी बड़ा झुकाव हमारा कैपिटलिज्म की तरफ जा चुका है। अगेन सोशलिज्म का भी थोड़ा बहुत आपको फीचर मिलेगा हमारे इकोनॉमी में, लेकिन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ हम काफी हद तक बढ़ चुके हैं। लेकिन यहां पर एक इकोनॉमिस्ट हैं जिनका नाम है दीपक शर्मा। इनका यह मानना है कि ये जो पुराने दो मॉडल हैं कैपिटलिज्म और सोशलिज्म, वो कहीं ना कहीं फेल कर चुके हैं आज के वर्ल्ड में, और दुनिया को नए तीसरे मॉडल की जरूरत है जो इन दोनों मॉडल को रिप्लेस कर देगी। और ये नया मॉडल इन्होंने रिप्रेजेंट किया है और इसको कहा है ह्यूमन रिसोर्स इकोनॉमिक मॉडल। मैं बता दूं ये पहली बार उनके द्वारा लाया गया था 2014 में, और स्टार्टिंग में अगर आप देखेंगे इनके कोई वेबसाइट पर जाकर तो आपको इनके बारे में मिल जाएगा। और ये अपने आप को कहते हैं एज डिक्लेयर्ड एज द फादर ऑफ HR इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये उनके वेबसाइट पे मिलेगा, मैं डिक्लेयर नहीं कर रहा हूं, उनके वेबसाइट पे उन्होंने खुद ये चीज लिखा हुआ है, हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ फादर ऑफ HR इकोनॉमिक्स, ह्यूमन रिसोर्स इकोनॉमिक्स। देखिए, जब मैं इसके बारे में थोड़ा रिसर्च कर रहा था और भी ज्यादा जब आपके मैसेजेस आए, तो यहां पर मुझे कई सारे मीडिया पब्लिकेशंस के द्वारा भी न्यूज देखने को मिली। आप देख सकते हैं ABP न्यूज का है यहां पर, प्रपोजल सेंड टू PMO फाइनेंस मिनिस्ट्री टू बूस्ट इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयमेंट। देखिए यहां पर क्या किया है, दीपक शर्मा ने प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को यहां पर एक प्रपोजल भेजा है और यह बोला है कि जिस सिचुएशन से इस समय हमारा देश गुजर रहा है, कोविड-19 की बात करिए या फिर पहले भी जिस तरह की स्थिति थी, अगर हमें उसे सुधारना है तो यहां पर मेरे पास एक मॉडल है जिसका नाम है HR इकोनॉमिक मॉडल, ह्यूमन रिसोर्स इकोनॉमिक मॉडल।
और इसको अगर अपनाया जाए हमारे देश के द्वारा, अगर इसके ऊपर विचार किया जाए बाकी इकोनॉमिस्ट के द्वारा, तो कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं 2025 तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हमारी हो जाएगी, तो इसकी बात आप छोड़ दीजिए, हमारी इकोनॉमी $15 ट्रिलियन की हो सकती है, ऐसा उनका मानना है। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि 2025 में जो हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे उसकी वैल्यू $15 ट्रिलियन की हो सकती है। प्लस साथ में आप देखिए उनका यह भी कहना है कि इसकी वजह से जो रोजगार है, न्यू एम्प्लॉयमेंट है, वो करीब 10 करोड़ और जनरेट हो सकता है। ऐसा वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। दूसरा यहां पर आप न्यूज़ 24 का भी ये देख सकते हैं आर्टिकल, वेदर इंडिया इज लूजिंग $15 ट्रिलियन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। और यहां पर मैं आपके लिए लगा दिया हूं जो लेटर भेजा गया था, जो प्रपोजल भेजा गया। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहां पर जो प्रपोजल भेजा गया है, एग्जैक्टली उस प्रपोजल में है क्या, वो अभी पब्लिक डोमेन में नहीं आया है। जितना भी उन्होंने अभी तक मीडिया को जिस तरह से बताया है, वही हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। और इस पर्टिकुलर लेटर में भी आप देखोगे तो यहां पर उन्होंने बताया है कि जो प्रपोजल मैं दे रहा हूं पीएमओ ऑफिस को, फाइनेंस मिनिस्ट्री को, यहां पर अगर इसको उसके ऊपर विचार किया जाता है, कोई कमेटी बनाई जाती है और अगर ये सक्सेसफुल होता है, तो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी 2025 तक $15 ट्रिलियन की हो सकती है। और देखिए यहां पर भी एक पैरा में उन्होंने लिखा है, वी कंफर्म दैट ऑल फाइनेंशियल डेटा एज पर अबव सब्जेक्ट मैटर आर रिलायबल एंड वायबल अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स ऑफ एचआर इकोनॉमिक मॉडल। उनका यह मानना है कि जो प्रपोजल है वो प्रैक्टिकल है, रेप्यूटेबल है, वायबल है, ठीक है। और जितने भी टूल्स होते हैं इकोनॉमिक्स के, एचआर इकोनॉमिक्स के, ह्यूमन रिसोर्स इकोनॉमिक्स के, अब मैं आपसे बात करूंगा, मतलब ये कह रहे हैं कि एचआर इकोनॉमिक्स के जो भी टूल्स हैं उसको मैंने अपनाते हुए ये मॉडल बनाया है, ठीक है। सबसे पहले अब आप समझ लीजिए ये एचआर इकोनॉमिक्स मॉडल होता क्या है। अब ये बहुत ही सिंपल है। देखिए इकोनॉमिक्स में आपको डिफरेंट अलग अलग ब्रांचेस दिखेंगे। जैसे कि आपको याद होगा पिछले साल अभिजीत बनर्जी जी को नोबेल प्राइज मिला था। वो कौन से इकोनॉमिक ब्रांच से रिलेट करते थे? वो थे डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स को। तो वो एक डिफरेंट ब्रांच हो गया। वैसे ही एक दूसरा ब्रांच होता है ह्यूमन रिसोर्स इकोनॉमिक ब्रांच, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या हुआ, सोचो इसके बारे में। ह्यूमन मतलब कौन? मैं और आप। हमारे पास क्या रिसोर्स है? धन वगैरह ये सब छोड़ दो, ये फिजिकल थिंग है। एक ह्यूमन का, एक बॉडी के पास, उसके पास क्या रिसोर्स होता है? ऑब्वियस सी बात है, उसकी हेल्थ एक बहुत बड़ी रिसोर्स है। अगर आप स्वस्थ रहोगे तभी आप काम कर पाओगे और इकोनॉमिक एक्टिविटी में कंट्रीब्यूट कर पाओगे। आपके पास एजुकेशन है, इसका मतलब आपके पास सोचने की क्षमता है, आप चीज़ों को डेवलप कर सकते हो, आपके पास एजुकेशन है। दूसरा, यहाँ पर अगर आपको कोई स्किल दी गई है, जॉब ट्रेनिंग दी गई है, तो अपने आप में वो एक रिसोर्स बन जाता है। तो ह्यूमन रिसोर्स क्या हुआ? बेसिकली हम ह्यूमन कैपिटल की बात कर रहे हैं, राइट। एचडीआई इंडेक्स के बारे में आप सुनते होंगे, इसी चीज़ का है ह्यूमन रिसोर्स। और यही बेसिकली इन सारी चीजों को मिलाकर आपका ह्यूमन रिसोर्स इकोनॉमिक मॉडल बनता है। और इसका बेसिक मतलब यह होता है कि किस तरह से यहां पर जो ह्यूमन रिसोर्स है, हमारी जो कैपेबिलिटी है, उसको यूटिलाइज करके हम अपने इकोनॉमिक एक्टिविटी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। यही बेसिकली आपका ह्यूमन रिसोर्स इकोनॉमिक मॉडल है। लेकिन देखिए यहां पर दीपक शर्मा क्या कह रहे हैं, उनका यह कहना है कि जो ह्यूमन रिसोर्स है वो एक एब्सोल्यूट एसेट में है। हमारे पास इतनी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी नहीं है कि हम उसको फाइनेंशियल फंड में कन्वर्ट कर सके। जैसे कि मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण देता हूं। सपोज एक कोई स्टूडेंट है, कोई पर्सन है जिसने आईआईटी से ग्रेजुएट किया है, ठीक है। उसने आईआईटी से ग्रेजुएट तो कर लिया, उसके पास स्किल है, सब कुछ है, तो ये एब्सोल्यूट एसेट है उसके पास, उस पर्सन के पास, कि उसने आईआईटी से ग्रेजुएट किया है। लेकिन अगर सपोज उसको नौकरी नहीं मिलती है, जॉब नहीं मिलता है, तो क्या उसका कोई फायदा है? क्या हमने उसके एबिलिटी को क्या कोई फाइनेंशियल फंड में कन्वर्ट कर पाए? नहीं कर पाए। तो यहां पर यही चीज है कि हमारे पास, दीपक शर्मा का यह कहना है कि एब्सोल्यूट एसेट के फॉर्म में है जो ह्यूमन रिसोर्स है, लेकिन हमारे पास एबिलिटी नहीं है कि हम उसको फाइनेंशियल फंड में कन्वर्ट कर सकें, राइट। और इसीलिए आज तक क्या हुआ है कि ह्यूमन हिस्ट्री में मैनकाइंड ने हमेशा आज तक जो पॉवर्टी है, क्रोनिक कमर्शियलिज्म है, क्राइम है, करप्शन है, इस तरह की चीज़ें फेस की हैं। मतलब कि हर एक इंसान के पास कैपेबिलिटी है, वो ह्यूमन रिसोर्स है, लेकिन क्योंकि उसको हम फाइनेंशियल फंड में कन्वर्ट नहीं कर पाते, इसीलिए हमें इतनी सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। और इसलिए यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो उन्होंने मॉडल बनाया है, ह्यूमन रिसोर्स इकोनॉमिक मॉडल, ये जो पूरा सिस्टम बनाया है, ये यहाँ पर इसके पास एबिलिटी है कि उसको हम फाइनेंशियल फंड में कन्वर्ट कर सकें, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, जिस भी देश के पास ह्यूमन कैपेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, वो यहां पर सबसे ज्यादा बेनिफिट पाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं, इंडिया विल गेन द मोस्ट सिंस द कंट्री बोस्ट्स
ऑफ 18% ऑफ टोटल ह्यूमन रिसोर्सेज। मतलब कि यहाँ पर पूरे विश्व में 18% हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसकी वजह से हम इसका सबसे ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। अब दीपक शर्मा ने यहाँ पर इसके पीछे कॉन्सेप्ट भी बताया कि कॉन्सेप्ट क्या है। बेसिकली यहाँ पर देखिए उनका ये मानना है कि जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है, मैं सब उन्हीं की बात कह रहा हूँ, अभी मैं अपनी भी राय रखूंगा आगे, लेकिन अभी आप उनकी बात सुन लीजिए। तो यहाँ पर इंडियन जो इकोनॉमी है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था है, वो 3 पिलर पर टिकी हुई है। 3 पिलर पर है। एक है आपका, एक तरफ आरबीआई है, दूसरी तरफ है आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और तीसरी तरफ है आपका स्टॉक मार्केट। इन्हीं से कहीं ना कहीं पूरी हमारी जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो पूरा वर्क कर रहा है। लेकिन उनका ये मानना है कि अडॉप्टिंग ये जो डिजाइन वो दे रहे हैं एचआर इकोनॉमिक मॉडल का, ये 4th पिलर बन सकता है। इन 3 पिलर के अलावा ये 4th पिलर बन सकता है, और ये एक तरह का मैन पावर ग्रिड हो सकता है। मतलब कि ग्रिड क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड हो गया तो कनेक्टेड रहते हैं हर एक चीजें, वैसे ही मैन पावर मतलब कि मैन की जो कैपेबिलिटी है काम करने की, वो भी एक तरह का हम ग्रिड बना सकते हैं। और ये 4th पिलर बन जाएगा, और एक चारों में ये सबसे सेंट्रलाइज्ड पिलर बन जाएगा। और इन तीनों से ज्यादा यहां पर जो कैपेबिलिटी है इस पर्टिकुलर मॉडल में, ये जो डिजाइन है चार इकोनॉमिक डिजाइन, उसके अंदर आ सकती है अगले 5 सालों में, अगर इसके ऊपर वर्क किया जाए तो। लेकिन बात यह है कि वो होगा कैसे, किस तरह से होगा, ये अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं है। ये बेसिकली उन्होंने क्या किया है, पीएमओ ऑफिस को भेजा है, फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेजा है, अभी तक ये पब्लिक डोमेन में नहीं आया है कि क्या वो कहना चाहते हैं। बस उन्होंने बताया है कि ये सारी चीजें हैं। प्लस साथ में उन्होंने ये भी बोला कि इस मॉडल को चलाने के लिए हमें थोड़ा बहुत रिक्वायरमेंट की भी जरूरत है। उनका ये मानना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कि आपके पास मारुति 800 कार है, तो आपको मारुति 800 को कन्वर्ट करना है होंडा सिटी में, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं, इस समय $15 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है, तो यहां पर आपको क्या है कि उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे ना, राइट इसमें आपको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो यहां पर उनका कहना है कि अभी का जो करंट में अवेलेबल अकाउंटिंग सिस्टम है ये एडिक्वेट नहीं है यहां पर, इसलिए उन्होंने कहा है कि हमें नया 12 ब्रांड ऑफ न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेट करने होंगे, लाने होंगे, 5 इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट लाने होंगे। मतलब ये ऐसा वो कह रहे हैं कि इसको लाने से कहीं ना कहीं ये मॉडल सक्सेसफुल हो सकता है। और उनका लास्ट में ये भी कहना है कि हमें इस नए इकोनॉमिक मॉडल की क्यों जरूरत है, क्योंकि अगर आप भारत में देखिए, जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि सोशलिज्म किसी ना किसी फॉर्म में हमने डिसकंटिन्यू कर दिया है 1991 से, कैपिटलिज्म अभी प्रैक्टिस में है, लेकिन अभी भी अगर आप देखेंगे इसकी वजह से हमारे देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, करप्शन है, ये सारी चीजें नहीं गई हैं। करीब 22% हमारी पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन के नीचे है, 77% जो पैसा है वो 1% ऑफ पॉपुलेशन के पास है, मतलब कैपिटलिज्म। तो यहां पर उनका कहना है कि ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी प्रॉब्लम यहां पर सॉल्व हो सकती हैं, लेकिन इसके लिए वो चाहते हैं कि सरकार यहां पर एक कमिटी बैठाए इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स की, ताकि जो भी वो कह रहे हैं उसके ऊपर विचार हो सके। क्योंकि उनका कहना है कि यहां पर ये वायबल है, ये रिलायबल है कि नहीं है, ये सारी चीजें एक कमिटी डिसाइड करे तो ज्यादा बेटर होगा। अब लास्ट में दोस्तों मैं आता हूं कि अपने टेक के ऊपर, मतलब यहां पर मेरा क्या सोचना है, वो क्या कहना चाह रहे हैं। क्योंकि जैसा मैंने बताया जो प्रपोजल है वो अभी भी पीएमओ में है। क्या सरकार इसके ऊपर कोई एक्शन लेगी, कोई कमेटी बैठाएगी? मुझे बहुत कम चांस लगता है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है इसके थ्रू। क्योंकि अगर आप देखिए उनका जहां तक ये कहना है मैन पावर को यूटिलाइज करने का, मुझे आप इसको कहीं ना कहीं कनेक्ट कर सकते हैं जो एमजी नरेगा है, ठीक है। मनरेगा का जो पूरा वर्क है, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, लोगों को कुछ काम दे रहे हैं। तो बेसिकली मुझे जहां तक लग रहा है उनका ये कहना है कि हमारे देश में जितने लोग हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहां पर तुरंत नौकरियां प्रोवाइड की जाएं, और इसके लिए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी की सप्लाई की जाए, ठीक है। इससे क्या होगा कि यहां पर एसेट क्रिएशन होगा और लोगों को रोजगार बढ़ेगा। और इस तरह से जब एक बार चीजें स्टार्ट हो गई तो यहां पर जो वेल्थ क्रिएशन है सभी लोगों के पास, वो धीरे धीरे होने लगेगा। मुझे तो कहीं ना कहीं यही चीज समझ में आती है इस पूरे इकोनॉमिक मॉडल में। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, चीजें इतनी सिंप्लीफाइड नहीं होती। मुझे नहीं लगता कि ये इतना सक्सेसफुल हो सकता है, क्योंकि आप समझिए यहां पर क्या है कि आप कोई भी चीज का एसेट का क्रिएशन करते हैं। सपोज मैं कहता हूं आपने रोड बना दिया, उस रोड पे कोई गुजरना भी तो चाहिए। सरकार को जब तक इससे रेवेन्यू नहीं होगा तो यहां पर सिर्फ खर्च करने से इकोनॉमी नहीं चलती है। यहां पर हर एक चीज इकोनॉमी वायबिलिटी के हिसाब से वर्क करता है। तो मुझे बहुत कम चांस लगता है। अब जहां तक बात है, यहां पर मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल बताया था कि अभी आपके पास मारुति 800 कार है, तो यहां पर ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो, उसमें कुछ चेंजेस लाकर आप उसको होंडा सिटी बना लोगे। लेकिन मैं आपसे कहूं कि उसको फरारी बना दो, क्या यह पॉसिबल है?
पॉसिबल नहीं लगता है, मुझे तो बहुत कम चांस लगता है। इट इज़ जस्ट बिकॉज आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए, तब मैंने थोड़ा सा रिसर्च करके देखा, इसके बारे में समझा कि ये कहना क्या चाह रहे हैं, और यहाँ पर ये मैंने वीडियो बनाया है, ह्यूमन रिसोर्स इकोनॉमिक मॉडल। आई होप कि इसमें आपको अगर कुछ डाउट था तो क्लैरिफिकेशन मिल गई होगी। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं तो मेरा कोर्स लॉन्च हो चुका है स्टडी IQ ऐप पर। डेली यूपीएससी MCQ कोर्स, आपको पता है प्रीलिम्स की डेट अनाउंस हो चुकी है, तो करंट अफेयर्स बेस्ड मैं यहाँ पर MCQ कराता हूँ डेली, राइट। तो यहाँ पर कोई भी इंक्वायरी की तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। यहाँ पर भी मैं डेली एक MCQ डालता हूँ अपने स्टोरीज में, आप जाकर प्ले कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।